हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। सो बेटा, अभी तक हमने ऑनलाइन अराउंड 22 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने कंटेंट करा है और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करे हैं। आज की क्लास में हम कंटेंट नहीं करेंगे, बल्कि आज हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हम अभी हमारा रीसेंट पेपर हुआ है 15 दिसंबर का। आज मैं आपके लिए वो पेपर लेके आई हूँ। हम आज 15 दिसंबर के पेपर को सॉल्व करेंगे। सो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का बेटा पहला क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अ गर्ल मेक्स अ होल नियर द बॉटम ऑफ ए प्लास्टिक बॉटल। ये क्या कहते हैं? एक लड़की है, वो क्या करती है, जो प्लास्टिक बॉटल है उसके पास एक होल बना देती है नीचे। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये प्लास्टिक बॉटल मैंने ले ली, ठीक है, और नीचे बॉटम पे क्या करते हैं, वो एक होल बना देती है। She puts her thumb over the hole to cover it. अब उसने क्या करा कि यहाँ पे क्या करा, थम लगा दिया कवर करने के लिए। एंड फिल्स द बॉटल विद वाटर अप टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। और इसके अंदर क्या कर दिया, पानी भर दिया आधी बॉटल। ठीक है, यहाँ पे उसने थम लगा रखा है और यहाँ आधी बॉटल उसने क्या कर दिया, पानी भर दिया। शी देन क्लोजेस द कैप ऑफ द बॉटल टाइटली। अब क्या करती है वो कि इस बॉटल का जो कैप है वो टाइटली बंद कर देती है। What will happen when she removes her thumb from the hole? अब अगर वो अपने यहाँ से उंगली हटा लेती है, अपना थंब हटा लेती है, तो अब यहाँ पे क्या प्रक्रिया होगी, हमें वो बताना है। ये पहला ऑप्शन है, द वाटर विल स्पर्ट आउट ऑफ द होल। ये पानी बाहर आ जाएगा होल से, क्योंकि जो प्रेशर होगा बेटा इनसाइड का बॉटल का वो लेस होगा आउटसाइड प्रेशर से। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। सब क्यों, क्या होता है बेटा, ऐसे केस के अंदर जो प्रेशर होता है अगर इनसाइड का ज़्यादा है, ठीक है, और बाहर का ज़्यादा है, हमेशा जो फ्लो होता है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ होता है। ये बात रखिएगा, किसी भी चीज़ का जो फ्लो होता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि हमारा जो प्रेशर होगा बॉटल का अंदर से वो कम होगा, किसके कंपैरिजन में, बाहर के कंपैरिजन में। ये बात याद रखिएगा, अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो पानी है वो बाहर नहीं आ पाएगा। अगर हमारा बाहर का प्रेशर होता कम और अंदर का होता ज़्यादा, तो क्या होता, यहाँ से पानी निकल जाता। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारा जो प्रेशर अंदर का कम है, बाहर का ज़्यादा है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर जो लग रहा है उसकी वजह से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर इन द ब्लैंक्स बेटा दिए गए हैं। हमें कहा गया है बैकेलाइट इज अ। बैकेलाइट क्या है बेटा, अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है। बैकेलाइट हमारा किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग का। किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग का। थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं बेटा, थर्मोसेटिंग वो आपके होते हैं मटेरियल जिनको एक बार मोल्ड कर दिया जाए, जिनको एक बार मोल्ड कर दिया जाए तो उन्हें हम हीट करके रीमोल्ड नहीं कर सकते, दोबारा से उनका आकार नहीं बदल सकते। कहने का मतलब ये है, ऐसे मटेरियल्स जिनको एक बार आकार दे दिया जाए तो उनको दोबारा आकार नहीं दिया जा सकता गर्म करके। ऐसे कौन से होते हैं मटेरियल, उनको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। और बैकेलाइट और मेलामाइन क्या है, इसके एग्जाम्पल है। सो बैकेलाइट क्या है बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है, हमारे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, इज यूज फॉर, बेटा बैकेलाइट हमारा किसके लिए यूज होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में यूज होता है। याद रखिएगा, बैकेलाइट हमारा किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए यूज होता है। और जो पीवीसी है बेटा, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो मटेरियल्स होती हैं जिनको हम अगर हीट करेंगे तो वो क्या होगी, मोल्ड हो जाएंगी। अगर हम उन्हें हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, मोल्ड हो जाएगी, उनका आकार बदल सकता है। सो पीवीसी क्या है हमारा बेटा, आपका थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर सी इज प्लास्टिक, और इसको किसके लिए यूज किया जाता है, कंटेनर बनाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एन ऑक्साइड ऑफ ए सब्सटेंस एक्स रिएक्ट्स विद वाटर। ये कहते हैं
कि किसी सब्सटेंस का जो ऑक्साइड है वो क्या है आपका पानी के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि मैं कह देती हूँ एक्स ऑक्साइड, ठीक है, आपका क्या कर रहा है, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक सब्सटेंस बना रहा है वाई, ठीक है। अब वाई क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जेड। ऐसा देखा गया वाई टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब जब वो कह रहा है बेटा ब्लू लिटमस रेड, किसकी वजह से, वाई, तो सीधी सी बात है बेटा, लिटमस आपका ब्लू से रेड कब होता है, जब हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इतना तो पता चल गया बेटा कि वाई हमारा कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। अब सीधी सी बात है, आपको यहाँ पता होना चाहिए बेटा किसके ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक देते हैं। तो बेटा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमें क्या देते हैं, एसिडिक देते हैं। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसा रिएक्शन देते हैं, आपका बेसिक देते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड आपको एसिडिक देते हैं सब्सटेंस, और मेटल के ऑक्साइड आपको बेसिक सब्सटेंस देते हैं। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो वाई मिला वो एसिडिक मिला, तो सीधी सी बात है ये बेटा किसका ऑक्साइड रहा होगा, नॉन मेटल का। किसका ऑक्साइड रहा होगा, नॉन मेटल का। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक्स हमारा नॉन मेटल है, वाई हमारा क्या है, एसिडिक है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे को ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, एक्स नॉन मेटल, वाई एसिडिक, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अब बेटा इन्होंने कहा है कि जेड बेसिक होगा या एसिडिक होगा नेचर में। बेटा हमारा जो आपका जेड बन रहा है, अब एक बात बताइए, एसिड के अंदर में कितना भी ऑक्सीजन मिला लो, वो जो वो चीज़ है, जो सब्सटेंस है वो रहेगा तो एसिडिक ना। मुझे अगर इसके अंदर बेसिक में कुछ मिलाती तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता या बेस की अमाउंट बढ़ जाती, लेकिन ऑक्सीजन मिलाने से आपके उसके एसिड की प्रॉपर्टी पे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो क्या रहेगा, एसिडिक। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन व्हेन क्लोरीन गैस इज एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। ये कहते हैं कि सोडियम ब्रोमाइड में यदि मैं बेटा क्लोरीन का सॉल्यूशन मिला हूँ तो क्या होगा। तो बेटा होगा क्या आपका, और जो सॉल्यूशन बनेगा सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस आपकी ब्रोमीन गैस आपकी रिलीज होगी। ऐसा क्यों होगा बेटा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये इसको इसकी अपनी जगह से हटा देगा और इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा और इसको अकेला छोड़ देगा। तो क्या होगा बेटा, इसका सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, Which of the following statement about zones of a candle flame is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कैंडल की जोन्स के बारे में सही नहीं है। तो बेटा आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, कैंडल के अंदर क्या होती हैं, 3 जोन्स होती हैं। कैसी जोन्स होती हैं, 3 जोन्स होती हैं, ठीक है। जो ये अंदर वाली जोन होती है बेटा, दिस इज योर ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर की होती है, और यहाँ पे क्या होते हैं, आपके अनबर्न्ट एशेज होते हैं। क्या होते हैं, अनबर्न्ट एशेज होते हैं, या अनबर्न्ट सॉरी वैक्स वेपर होते हैं, हम क्या कह सकते हैं, अनबर्न्ट वैक्स वेपर होते हैं। ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि इसकी जो अंदर वाली लेयर है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, ठीक है। और जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन होता है, किस लिए कंप्लीट कंबशन होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो इन्होंने क्या कहा गया है, हमें बताना है कौन सी बात सही नहीं है। द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होने की वजह से जो बेटा सबसे बाहर का हिस्सा होता है ना, वो चमकता नहीं है हमारे को, जो सबसे आउटर वाला होता है वो नॉन ल्यूमिनस होता है। याद रखिएगा, उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो ल्यूमिनस होता है, जो हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट यानी कि दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, ये बात याद रखिएगा। सेकंड में पार्ट में क्या होता है, ये ल्यूमिनस होता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है। क्या होता है, पार्शियल कंबशन, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ मिडिल जोन एंड नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज सेम। बेटा टेम्परेचर दोनों का अलग अलग होता है,
ठीक है, तो ये ही आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द रीजन ऑफ अ पार्शियल कंबशन। ये कहते हैं येलो पार्ट फ्लेम का वो होता है जहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, तो बिल्कुल सही बात है। हमारा जो बेटा ये मिडिल जोन होता है, इसी में हमारा येलो कलर शो होता है। कैसा कलर शो होता है, येलो कलर, और पार्शियल कंबशन होता है। ठीक है, इनर मोस्ट जोन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। इनर जोन हमारा बर्निंग सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following medium is present between the inner and outer layer of thermoflask and why? ये कहते हैं कि जो हमारी थर्मोफ्लास्क होती है उसकी इनर और आउटर लेयर यानी कि दो लेयर के बीच में क्या होता है और क्यों, कि एयर होती है, स्टील होता है, वैक्यूम होता है, या फिर एयर होती है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा ये बात याद रखिएगा, जो थर्मोफ्लास्क होता है इन दोनों के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है। क्या होता है, वैक्यूम, यानी कि खाली जगह होती है। इससे इसकी वजह से क्या होता है, चाहे यहाँ पे कोई कंडक्शन का प्रोसेस हो जाए, ठीक है, चाहे कन्वेक्शन का प्रोसेस हो जाए, इन दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस हो जाए, आपकी जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। क्या चाहिए, मीडियम। अगर उसके मीडियम होगा कोई ना कोई तो हीट ट्रांसफर कर देगा। अब जब मीडियम ही नहीं होगा तो वो हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। वैक्यूम मतलब वहां पे कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इट वैक्यूम बिकॉज इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है, कंडक्शन कौन सी प्रक्रिया होती है बेटा, कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक स्टील रॉड है ये, तो जब हमारी हीट यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रांसफर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन मेथड। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा, ये ज़्यादातर हमारे को वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, एयर्स में देखने को मिलता है। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम पानी कोई बॉईल कर रहे हैं, कन्वेक्शन के अंदर पानी को कोई बॉईल कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, जो गर्म पानी होगा वो तो ऊपर चला जाएगा और जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से साइकिल चलेगी, गर्म पानी ऊपर जाएगा हल्का होकर और ठंडा पानी उसकी जगह पे जगह लेगा। सो दिस प्रोसेस इज योर कन्वेक्शन। ठीक है, और एक और मेथड होता है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन आप सभी को पता है बेटा, जैसे सन हमारे अपनी जो वो भेजती है रेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोसो wants to set up a circuit for the purification of copper। बोसो क्या चाहता है, एक सर्किट बनाना चाहता है जिसमें उसने कॉपर का क्या करना है, प्योरिफिकेशन करना है। तो वो किस और इलेक्ट्रोड्स को और सॉल्यूशन को ऑप्ट करेगा। तो बेटा जब कभी भी पहले प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर को बोलता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और इस प्रक्रिया में क्या होता है बेटा, पहले तो सबसे पहली बात, जब हमें कॉपर का प्योरिफिकेशन करना है तो सॉल्यूशन हम किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट का। किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। और इस केस में हमेशा याद रखिएगा, एनोड पे आपका लिया जाता है इम्प्योर कॉपर और कैथोड पे क्या लिया जाएगा, प्योर कॉपर। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, जब हमारे इस तरीके से दो आपके इलेक्ट्रोड लगे होंगे तो हमारा जो इम्प्योर कॉपर है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो जो इम्प्योर कॉपर है उस पे से जो कॉपर है वो पहले सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन से फिर उसके बाद वो आपका कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और जो इसमें जो डर्ट होगी या इम्प्योरिटीज होगी वो आपके सॉल्यूशन में जाके मिल जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स टू मीडिया एक्स एंड वाई। एक रे ऑफ लाइट है वो दो मीडियम में जाती है एक्स और वाई में, जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज क्या है, अलग अलग है। हमें टेबल दे रखा है, हमें ABCD आपको बताना है। तो पहले बेटा आपको ये समझना चाहिए कि हमें 3 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दी है, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। सबसे पहले इनके रिलेशन को समझिए बेटा। इनका रिलेशन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है,
अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका आपका ऑप्टिकल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। फ्रीक्वेंसी का ऑप्टिकल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है आपकी दोनों ही मीडियम में कैसी रहेगी, सेम रहेगी, या फिर कह सकते हैं कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों ही मीडियम में कैसी रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी, सेम रहेगी। अब जब हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई तो हमारे पास रिलेशन क्या बचा, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या रिलेशन बचा, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो सीधी सी बात है, अगर बेटा स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट घटेगी तो वेवलेंथ भी घटेगी। तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ी है तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे वेवलेंथ घटी है तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हुई होगी, घटी होगी। तो इसका बेटा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में आएगा नो चेंज, बी में आएगा इंक्रीज, सी में डिक्रीज एंड डी में नो चेंज। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड टू फॉसिल फ्यूल्स। बेटा वो प्रोसेस जिसमें डेड वेजिटेशन को कन्वर्ट किया जाता है फॉसिल फ्यूल में। सबसे पहली बात तो ये हमेशा याद रखिएगा, इस तरह की कोई भी प्रक्रिया होती है उस पर हमेशा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर आपका किया जाता है। मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ये प्रोसेस होते हैं और इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। और कन्वर्जन किसका होता है इसके अंदर, कोल का। किसका होता है, कोल का। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद वाटर टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। ये कहते हैं एक सॉइल है जिसको पानी के साथ मिलाया गया तो उसने जो पीएच है, पीएच जो है उसका कलर कैसा कर दिया, येलो ऑरेंज कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नाउ चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर टू ब्लूइश। इनमें से क्या, कौन सी मतलब चीज है जो उसका कलर ब्लूइश कर देगी। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर ब्लू कलर करना है तो आपको कैसा मीडियम चाहिए, आपका एसिडिक। ठीक है, ब्लू, सॉरी बेसिक। पीएच पेपर आपको पता है बेटा आपका एसिड में देता है रेड कलर और बेस में कैसा देता है, ब्लू कलर। इतना आप सभी को पता है। अब इन्हें क्या करना है, पीएच जो है पेपर का उसको ब्लूइश करना है। ब्लूइश करने के लिए सीधी सी बात है, जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो बेटा हमने क्या करना है, इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, इसके अंदर हम मिलाएंगे बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि हमारा क्या है, एक बेस है। इसी की मदद से हमारा क्या होगा, उसका कलर क्या आ जाएगा, ब्लूइश आ जाएगा। बेटा जूस एसिडिक होता है, विनेगर आपका एसिडिक होता है, कॉमन साल्ट न्यूट्रल होता है। तो इनमें से हम किसी को भी नहीं लेंगे, किसको लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम इसमें लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज फॉर मेकिंग फ्यूज वायर। देखिए बेटा फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर होते हैं जो हमारे होम्स में लगाए जाते हैं। कब क्यों लगाए जाते हैं कि यदि आपकी जो पावर की सप्लाई है एकदम से ज़्यादा आ जाए तो ये जो फ्यूज वायर है ये टूट जाए और आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं वो ख़राब होने से बच जाए। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि ये जो फ्यूज वायर है ये कैसा होना चाहिए, हमें ये पूछा गया है। तो बेटा एक बात बताइए, ये फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए। सीधी सी बात है, पहली बात तो थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए। अगर थिक हुआ तो ये क्या करेगा, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको इससे बहुत आसानी से जाने देगा। अगर एक सर्टेन वोल्टेज से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो इससे पास होने देगा। तो इसलिए वायर कैसा होना चाहिए, थिन। ठीक है, उसके बाद बेटा रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए आपका, और मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बेटा लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होना चाहिए, जिससे कि अगर इससे एक लिमिट से ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो ये टूट जाए। अगर बेटा इसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया तो ये टूटेगा नहीं और वो जो तेज सप्लाई है वो आपके जो आपके होम्स के अंदर अप्लाइंसेज हैं उनमें चली जाएगी और उनका फ्यूज उड़ा देगी। तो सीधी सी बात है बेटा, थिन होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, और रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब आपको ये बेटा करेक्ट सीक्वेंस बतानी है जिसमें आपको क्या करना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की आपको साइकिल बतानी है। तो पहले बेटा क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी। सबसे पहले जो हमारे बेटा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन होता है या तो किसी बैक्टीरिया के द्वारा जैसे कि राइजोबियम, ठीक है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका,
अब यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स हैं। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड, ओके। सो सिंथेसिस ऑफ प्लांट एंड प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, अपटेक ऑफ कंपाउंड नाइट्रोजन। देखिए पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले फिक्सेशन होगा नाइट्रोजन का। फिक्सेशन होने के बाद अब ये जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, वो प्लांट्स के द्वारा दिए जाएंगे किसकी सिस्टम से, रूट सिस्टम के द्वारा। तो 2 आपका ये रहेगा। उसके बाद बेटा क्या होगा, प्लांट प्रोटीन्स का और दूसरे कंपाउंड का सिंथेसिस होगा, 3rd। और उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे डेड प्लांट से, एनिमल से, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, 4th। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेदर चार्ट ऑफ ए सिटी फॉर डिफरेंट मंथ्स। इसमें बेटा डिफरेंट मंथ्स की आपका क्या दे रखा है, एक चार्ट दे रखा है और इन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा इवापोरेशन कब होगा। तो सीधी सी बात है बेटा, जिस मंथ में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसी में सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, इवापोरेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, बी मंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर इज करेक्ट। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर से, इसमें से पूछा गया है इसमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट सही है। तो बेटा सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ ईयर। देखिए बेटा होता क्या है, सबसे पहले होता है पॉलिनेशन, इसे याद रखिएगा। पॉलिनेशन इज योर फर्स्ट प्रोसेस, और उससे भी पहले क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन। क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन। पहले क्या होते हैं, गैमीट्स बनते हैं, उसके बाद पॉलिनेशन होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इस रिप्रोडक्शन के दौरान हमारा क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद क्या बनता है, सीड्स डेवलप होते हैं। दिस इज योर साइकिल। इन्होंने कहा सीड्स फॉर्म्ड होते हैं आफ्टर पॉलिनेशन बिफोर डेवलपमेंट एम्ब्रियो, गलत बात है, एम्ब्रियो के बाद होता है। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले तो बेटा कुछ नहीं होता, ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग्स, नहीं, एम्ब्रियो पहले बनता है किससे, आपके सीड बनने से पहले। सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है। बेटे ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं दिस इज योर डक्टलेस ग्लैंड। कैसी ग्लैंड होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि ये किसी पाइप के माध्यम से नहीं जाती हमारी बॉडी के अंदर, बल्कि सीधा किससे जाती हैं, हमारे जो टारगेट एरियाज होते हैं हमारे ब्लड के माध्यम से चली जाती हैं। सो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है स्टेटमेंट पढ़ के बताइए, और एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। डिफोरेस्टेशन कैन लीड टू फ्लड्स, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। अगर डिफोरेस्टेशन होगा यानी कि अगर हम जंगलों को काट देंगे तो उससे जो फ्लड्स हैं उसकी संभावनाएं बिल्कुल बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी को रोकने का काम भी करते हैं। इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है पानी का वो कम हो जाएगा, और किसकी वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, ये बात भी सही है। तो बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीजन भी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है। 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स, बेटा जहाँ 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स की बात की जाए तो आप देखते ही समझ जाएगा इसको किसकी बात करी जा रही है, कैलिडियोस्कोप की। किसकी बात की जा रही है, कैलिडियोस्कोप की। और जहाँ 2 प्लेन मिरर की बात की जाए तो वहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके पेरिस्कोप की। किसकी बात कर रहे हैं, पेरिस्कोप की। आपको पता होगा बेटा पेरिस्कोप में इस तरीके से 2 प्लेन मिरर लगाए जाते हैं 45 डिग्री के एंगल से। ठीक है, इस तरीके से आपके लगाए जाते हैं, दिस इज पेरिस्कोप। और कैलिडोस्कोप हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, 3 प्लेन मिरर्स होते हैं। ठीक, सो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। इनमें से कौन सा बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैरिड आउट किया जाता है।
तो बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, सही बात है। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। हम बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड जो हमारे होम्स के अंदर फूड प्रिजर्वेशन होता है उसके लिए नहीं करते। देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स सही है, अगर हम कहीं कहीं समझे इस बात को कि फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, लेकिन जो होम्स की बात की गई है बेटा, होम्स में ज़्यादातर प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग वगैरह का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उसके अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डालते, करके जो खाना होता है उसे प्रिजर्व करने के लिए मेडिसिन में यूज होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इनमें से किसकी कौन सी चीज़ है जिससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो बेटा सब्सटीट्यूट करेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर से, इससे तो बढ़ेगी। अनकल्टिवेटेड फील्ड रखेंगे 2 क्रॉप्स में, इससे भी बढ़ेगी। डिफरेंट क्रॉप्स से सीजन में उगाएंगे, उससे भी बढ़ेगी। मिनिमम ये कहते हैं 2 क्रॉप्स को अगर बेटा मैं पास करूँ तो इससे फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि क्या होगा, ये दोनों ही क्या करेंगे, अपने लिए न्यूट्रिएंट्स मांगेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें गलत होगा, मतलब ऑप्शन सही होगा वैसे गलत है। Which hormone is responsible for the process of metamorphosis in frog? फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत पड़ती है बेटा, दैट इज थायरोक्सिन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर वाइल टीचिंग अ टॉपिक इन केमिस्ट्री। एक टीचर है केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ लर्नर्स। वो क्या करता है, जो लर्नर्स हैं उनके जो कंसेप्शंस हैं, उनकी जो धारणाएं हैं, उनको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन नहीं है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन का मतलब होता है गलत धारणाएं, ठीक है, या फिर ऐसी धारणाएं हैं जिनका कोई फैक्ट ना हो। ठीक, मतलब हम उसको गलत तरीके से लेते हैं या फिर उसको गलत तरीके से समझते हैं, एक्चुअली ना समझ के। सो दैट इज योर ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। कार्बन एटम इज ब्लैक इन कलर, अ केमिकल बॉन्ड इज अ लाइन बिटवीन two atoms, adding oxygen in a reaction is oxidation, allotropes of carbon have same atomic number। देखिए ये सभी क्या हैं, आपके ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है। क्यों, अब एक बार इसमें कार्बन एटम ब्लैक इन कलर, उसको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, बट क्या एक्चुअली में उसका ब्लैक कलर होगा, नहीं। तो दिस इज ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन ना, कि कार्बन ब्लैक कलर में होता है, और केमिकल बॉन्ड जैसे 2 एटम्स के बीच में हम सिंगल लाइन से या डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। बट एक्चुअली में बॉन्ड इस तरीके से कोई ना होते होंगे, बॉन्ड को दिखाने, मतलब ये हम बॉन्ड को दिखाने के लिए यूज करते हैं, एक्चुअली में बॉन्ड तो अलग होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए रिएक्शन करना, ऑक्सीडेशन के लिए ऐड करना, वो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। सो ये हमारा ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन नहीं है, बल्कि क्या है, फैक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी। इनमें से कौन सा है जो कि करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी बताता है। एनालॉजी का मतलब होता है कि किसी चीज को किसी के मतलब तरह से रख के उस चीज को समझाना। जैसे ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, कि वो स्ट्रॉन्ग है कितना, जितना एक टाइगर की तरह, इस ठीक है, इस तरीके से। तो इनमें से कहते हैं करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी कौन सी। साइंटिफिक एनालॉजी कहीं ना कहीं है ये सब, लेकिन करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी, प्योर गोल्ड इज एज सॉफ्ट एज बटर। बेटा प्योर गोल्ड कभी भी बटर जितना सॉफ्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। फ्यूल बर्न्स लाइक अ फायर, बैटरी इज फ्लैश लाइट, ये क्या है, ये मैकेनिकल कंपैरिजन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। सो बेटा यही आपका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बिल्कुल, इसमें क्या करा है हमने, माइटोकॉन्ड्रिया को उस सेल का, जो सेल है उसका पावर हाउस बताया है। सो ये बिल्कुल करेक्ट कंपैरिजन है। नेक्स्ट है अ टीचर ऑर्गेनाइजेस अ डिबेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी इन क्लास। टीचर क्या करती है, एक डिबेट करती है क्लास के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी पे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा, टू मेक अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, टू फैमिलाइज लर्नर विद द इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न, टू प्रमोट स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर, टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंटिफिक फॉर द बेनिफिट। देखिए बेटा, उस क्या, जब हम बात करते हैं किसकी, पेडोलॉजी की,
तो पेडालॉजी के अंदर जब भी हम कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो हमारा पर्पस उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझाना नहीं होता, बल्कि उससे जितनी रिलेटेड हमारी चीज़ें होती हैं उसको समझाना होता है। तो इसमें बेटा जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है, क्योंकि हमें आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं देनी, हमें उससे होने वाली चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी पर, टेक्नोलॉजी पर, रिलेशन वगैरह, हमें उन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस को लेके कौन सी बात आपकी सही नहीं है? फॉलोइंग वन साइंटिफिक मेथड इज श्योरली एंड द ओनली वे टू साइंटिफिक। देखिए बेटा, जब साइंटिफिक डिस्कवरी कोई की जाती है तो सीधी सी बात है बेटा, एक मेथड को लेकर नहीं की जाती, तो यही आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग। बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम मार्क्ड अ रिवोल्यूशन इन साइंस। जो बोहर्स थ्योरी थी एटम की, उसने एक रेवोल्यूशन लाया साइंस के अंदर। इट लीड टू द प्रपोजिशन ऑफ स्टेशनरी एनर्जी। इसने क्या करा, जो स्टेशनरी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बारे में बताया। इन विच द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जिसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो अपने न्यूक्लियस के अंदर घूमते हैं तो क्या करते हैं, वो एनर्जी कोई भी रेडिएट नहीं करते। तो अब आपको इस पैराग्राफ से साइंस का क्या नेचर आपको बेटा पता चल रहा है। तो क्या है, साइंस इज सब्जेक्टिव। साइंस सब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। साइंस इज वैल्यू न्यूट्रल होता है। या फिर आपको एक्चुअली बताना है इसके कंसेप्ट, इसको समझते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है। इससे बेटा हमें ये पता चल रहा है कि साइंस कैसी होती है, टेंटेटिव होती है। कैसी होती है, टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब आज कुछ है और जब हमारे पास नए एविडेंसेस आएंगे, नए सबूत आएंगे और नई चीज़ें आएंगी तो हम उसे क्या करते हैं, आपका चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। साइंस अंडरगोज पैराडिगम शिफ्ट। ये कहते हैं साइंस के अंदर शिफ्ट्स होते हैं कि चेंजेस आते रहते हैं। सही बात है। एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज एंड लॉ में भी डिस्कार्ड। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो नई थ्योरीज होती हैं और जो पहले की थ्योरीज होती हैं, लॉज होते हैं, उन्हें डिस्कार्ड किया जाता है। कब? जब हमारे पास न्यू एविडेंसेस आते हैं। बेटा दोनों ही बात सही है और ये इसका रीजन भी बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि साइंस कहता है कि साइंस हमेशा चेंज होता रहता है, स्थिर नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज्ड बाय द टीचर फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी। इनमें से बेटा कौन सी एक्टिविटी से जो टीचर है वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी नर्चर करेगी, क्रिएटिविटी लेके आएगी। एंगेजिंग स्टूडेंट इन इंक्वायरी एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड टास्क, राइट और रॉन्ग रेस्पॉन्सेज बाय इवेल्युएटिंग स्टूडेंट टास्क। देखिए बेटा, बच्चों को राइट और रॉन्ग बनाने से क्रिएटिविटी नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत है। आप जब इवेलुएट कर रहे हो बच्चे को और आप बस उसे ये बता रहे हो कि ये सही है या गलत है, वो गलत है, उससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू डू टास्क विदाउट एनी फियर ऑफ इवेल्युएशन। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे को हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि वो बिना किसी डर के क्या करे, अपने टास्क को कंप्लीट करे। तो इससे क्या आएगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। स्टूडेंट को जितने भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उनका सही आंसर ढूंढने के लिए बेटा इससे क्रिएटिविटी नहीं आएगी। हमें बच्चों को टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं रखना। सो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इसका बेटा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइंस क्लास के दौरान एक टीचर है वो अपने लर्नर से कहती है कि जो क्रेडिट है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो थॉमस एल्वा एडिसन को दिया जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनके ऊपर काम किया था, बट वो फेल हो गए। तो इस रिमार्क से टीचर साइंस के बारे में क्या बताना चाह रही है। साइंस क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग है। साइंस कैसा होता है, डायनेमिक होता है, कलेक्टिव एंटरप्राइज होता है और प्रमोट करता है स्कैपिटलिज्म। देखिए बेटा, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग का मतलब हो गया कि हम डिफरेंट एरिया जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सभी एरियाज को रिलेट करके किसी चीज को पढ़ते हैं। तो ऐसा तो इस पैराग्राफ में कहीं नहीं कहा गया, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या है, साइंस चेंज होता है, समय के साथ चीजें क्या होती हैं, परिवर्तन आता है, बदलती हैं। तो यही तो हुआ, पहले फेल हुए लोग फिर उसके बाद वो पास हुए, नए एविडेंसेस आए, तो डायनेमिक वाला पॉइंट सही है। कलेक्टिव एंटरप्राइज का मतलब होता है जब हम किसी चीज के ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं और दूसरे की फाइंडिंग से अपनी फाइंडिंग को सपोर्ट करते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। स्कैपिटिज्म बढ़ाता है, संदेह बढ़ाता है, ऐसा तो हमारे को पैराग्राफ में कहीं कुछ दिखाई दे रहा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर।
चलिए, नेक्स्ट है व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। ये कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो साइंटिफिक मॉडलिंग का एनालाइज क्यों करते हैं, यूज क्यों करते हैं किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को जानने के लिए। तो बेटा पहले ये बात समझिए साइंटिफिक मॉडलिंग होता क्या है। साइंटिफिक मॉडलिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली देखकर नहीं एनालाइज करते, हम उनका मॉडल बनाकर, रियल लाइफ का मॉडल बनाकर फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम हमारी जो बॉडी है उसकी जो एनाटॉमी है वो हम नहीं देख सकते, इसलिए क्या किया जाता है कि ह्यूमन स्ट्रक्चर को एक बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, चाहे वो ड्राइंग से करा जाए, ड्राइंग करके किया जाए या कैसे भी किया जाए। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यही होती है साइंटिफिक मॉडलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो रियल चीज़ है जिसको हम डायरेक्टली एक्सपोज नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं समझते, हम उसका क्या करते हैं, मॉडल तैयार करते हैं। तो ये कहते हैं कि साइंटिस्ट ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत तो नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से या कैलकुलेशन की वजह, नहीं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो हमारा रियल सिस्टम है उसको एनालाइज करते हैं, किससे, सिंपल तरीके से मॉडल बना के। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। सो बेटा इस पेपर का अब लास्ट क्वेश्चन रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर परफॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट क्लास के अंदर और स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं 1 और 2। तो आपको इन्फ्रेंस और ऑब्जर्वेशन, बेटा देखिए इन्फ्रेंस और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के अंदर हम किसी एक्सपेरिमेंट को फॉलो नहीं करते, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते। इन्फ्रेंस